नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हम फिर बिग डिबेट विद संतोष पाठक जी के साथ लेकर हाजिर है। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। पाठक जी जब आते हैं तो फिर एक बड़ी खबर लेकर आते हैं और उस बड़ी खबर में बड़ा रहस्य है। रहस्य क्या है? जब से धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, लोगों की निगाह अब उत्तर प्रदेश की तरफ टिकी हुई है कि अगला इस्तीफा किसका। और ये जो आपको लाइन लिखी दिख रही है कि मोदी जी ने योगी को विदाई का संदेशा भिजवा दिया। आप कहेंगे कैसे भिजवा दिया? तो थोड़ी सी बात हम बताएंगे और फिर हम संतोष जी के पास पहुंचेंगे। प्रदेश में एक ऊर्जा मंत्री है, नाम है जिनका ए के शर्मा। वो कभी गुजरात में एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे। आनंद फानन में उनका वीआरएस कराया गया और यूपी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा गया। जब वो आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कई दिनों तक मुलाकात ही नहीं की। बाद में दबाव में आकर उन्हें सदस्य विधान परिषद तो बना दिया, लेकिन उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। वो उसी तरीके से बैटिंग करते रहे जैसे उन्हें लखनऊ से निर्देश थे। वो दबे नहीं। 2022 का चुनाव हुआ तो प्रदेश का सबसे भारी भरकम महकमा जो ऊर्जा मंत्रालय कहा जाता है वो उन्हें दे दिया गया। लोगों को लगा कि अब योगी उतने ताकतवर नहीं है जितने ताकतवर 2017 में थे। इधर उनकी टीम में कुछ ऐसे सोशल मीडिया में लोग आ चुके थे और कुछ उनके सूचना प्रभारी मीडिया सलाहकार जो उन्हें लगातार झाड़ के पेड़ पर चढ़ाए जा रहे थे, चढ़ाए जा रहे थे, चढ़ाए जा रहे थे। कह रहे थे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुमको रुकना नहीं है। और रुकते रुकते ये वाकया कुंभ तक ले आए। साधु संतों के इर्द गिर्द घूमा गया, कुछ से योगी जी ने मुलाकात की, किसी के यहाँ कार्ड के बहाने सबसे ये तय कर दिया गया कि हिंदू धर्म सम्मेलन बुलाकर 2029 का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। ये बैठक 4 फरवरी 2025 यानी बसंत पंचमी को ये प्रोग्राम तय हो गया। 27 जनवरी को अमित शाह आते हैं, उनको भनक लगती है क्योंकि मीडिया में खबरें चलती रहती थी। जब वो आए तो उन्हें सब पता लगा क्या क्या तैयारी है और फिर 29 तारीख को एक हादसा हो गया। 4 तारीख का प्रोग्राम बर्बाद हो चुका था, अब 4 का प्रोग्राम नहीं हो रहा था। साधु संत वहां से निकल लिए थे। कई ने तो ये कह के निकले कुंभ खंडित हो गया है, कई अपनी बात कह के निकले। अब ये सामने आपके स्क्रीन पे लगा ए के शर्मा का ट्वीट। उससे पहले हम कुछ हम सीधे संतोष सर के पास पहुंचेंगे। बड़ी खबर है, संदेशा भिजवा दिया है, विदाई का है, स्वीकार कब होगा या फिर धनखड़ जी की तरह कभी भी आ सकता है। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो तमाम स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। और हमेशा की तरह आज भी हम जो स्टोरी लेकर आए हैं बड़ी स्टोरी है और तथ्यों पर आधारित है। और तथ्य कैसे हैं? ए के शर्मा साहब का जो पोस्ट है वो आप दिखा रहे हैं। ए के शर्मा साहब ने क्या बोला एक अंदरूनी बैठक में, और उस बैठक का वीडियो कैसे वायरल किया गया, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले अपने दर्शकों को ए के शर्मा जी के बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा उनको पता लग जाएगा कि ए के शर्मा कौन है। ए के शर्मा साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ था, लेकिन वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी बने। जब आईएएस बनते हैं सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके तो स्टेट वाइज कैडर दिया जाता है, तो गुजरात कैडर के आईएएस अफसर बने और मोदी जी की नजर में आ गए। मोदी जी अपने आप को पारखी मानते हैं, तो उन्होंने ए के शर्मा साहब को परख लिया और उसके बाद ए के शर्मा 20 वर्षों से भी लंबे समय तक नरेंद्र मोदी के साथ काम किए। जब तक नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो वाइब्रेट गुजरात समिट होता था ना, जो पूरी दुनिया में मोदी जी की छवि बनाया और उनको पीएम पद का जो बड़ा दावेदार उम्मीदवार बनाया, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ए के शर्मा को दे रखी थी। 14 में जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में
ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर उनको गुजरात से यहाँ ले आए, दिल्ली ले आए। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी में 2017 में उनको प्रमोट कर दिया गया। 2019 में उनको सेक्रेटरी बनाकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उनमें भेज दिया गया और जनवरी 2021 में वो समय आया। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देता हूं, दर्शकों को पता नहीं होगा। 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव था, जब दिसंबर 2020 में बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह का गुस्सा है, सीटें कम होने की आशंका पैदा हो गई है और चुनाव में हुआ भी। 2017 में जितनी सीटें मिली, 22 में उससे सीटें कम मिली। तो फिर मोदी जी ने अपना एक बड़ा दांव चल दिया। जनवरी 2021 में उन्होंने ए के शर्मा को कहा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, वीआरएस ले लो। जबकि उनके आईएएस की सर्विस के 18 महीने बचे हुए थे। हो सकता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते थे, जो इस देश की नौकरशाही का सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन 18 महीने पहले उनको रिटायरमेंट दिलवा दिया गया, उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश का एमएलसी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को ये फीडबैक दे दिया गया कि ए के शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे। यूपी के विधायकों ने, एमएलसीओ ने, मंत्रियों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने, मेयर ने ए के शर्मा के यहाँ दरबार लगाना शुरू कर दिया और आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हवा का रुख भांपते हैं ना, चूंकि ये भी आईएएस रहे हैं, तो उन लोगों ने भी दरबार लगाना शुरू कर दिया कि हाँ, अगले मुख्यमंत्री तो यही है। दिक्कत ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ ने कई महीनों तक उनको मिलने का समय ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मंत्री तक नहीं बनाए। और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उनको मंत्री तो बनाया, लेकिन जो प्रेशर, जो दबाव उनके ऊपर था, उस दबाव को भी उन्होंने रिलीज कर दिया कि दिल्ली दरबार को कह दिया कि ठीक है, आपके एक नेता को मैं मंत्री बना देता हूं जिसकी आप सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता को विदाई हो जाए। तो दिल्ली दरबार से पहले भेजे गए श्रीकांत शर्मा की विदाई हो गई और श्रीकांत शर्मा की जगह इनको ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। तो दिल्ली दरबार के एक मोहरे की विदाई हुई, दिल्ली दरबार के दूसरे मोहरे को ला दिया गया और जब से ये ऊर्जा मंत्री बने हैं, इनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। और शहरों की हालत आप देख लीजिए, नगर निगम की हालत देख लीजिए। अभी मेरठ में एक आईएएस अधिकारी थे, वो घुटनों तक पानी में नजर आ रहे थे। वो भी वीडियो और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो तब से ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा था कि फ्लॉप ऊर्जा मंत्री है। बिजली की हालत खराब है, बिजली व्यवस्था की हालत खराब है। अभी एक जगह पे दौरे पे गए तो वहां जय श्री राम बोलकर इनको निकलना पड़ गया। तो कई तरह की दिक्कतें थी। उसके बाद ये लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ में एक बैठक लेते हैं। उस बैठक में कौन कौन अधिकारी, जरा मैं बता देता हूं। लखनऊ में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल, डीजी विजिलेंस, निदेशक यूपी नेडा, ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, विजिलेंस टीम, मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण व अधिशासी अभियंता, ये तमाम लोग जुड़े हुए थे और एक बड़ी बैठक थी। और ये बड़ी बैठक में क्या लताड़ लगाई उन्होंने, कैसे लताड़ लगाई उन्होंने, वो लताड़ तो अभी हम सुनाएंगे, लेकिन 2-3 लाइनें बहुत मार्के की है कि विद्युत आपूर्ति में जानबूझकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारी। अब मंत्री का आदेश हो और अधिकारी कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही करे तो उसका एक ही मतलब होता है कि मंत्री के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो आदेश दे रहा है कि मंत्री की बात मत मानना। फिर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हो, ऐसा लगता है कि मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। अब मंत्री के खिलाफ कौन सुपारी देगा? इशारा वो कहां कर रहे थे? वो सीधा सीधा इशारा कर रहे थे। और उनके साथ ये पहले तो नहीं हो रहा था, 2022 के बाद से लगातार हो रहा था। अब ए के शर्मा की मुंह में वो जबान कहां से आया? ए के शर्मा को वो बोलने की हिम्मत कहां से आई? किसने ए के शर्मा को ये कहा कि आप अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनको लताड़ो कि जहां से तुम आदेश ले रहे हो वहां से आदेश लेना बंद कर दो, मुझे बदनाम करने का जो ठेका ले रखा है उस ठेके को वापस लौटा दो, अगर कुछ ले रहे हो तो वो कर रहे हो, नहीं तो अंजाम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसको जरा मैं, वीडियो बहुत काम की चीज होती है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को वो वीडियो सुना देते हैं कि ए के शर्मा साहब उच्च अधिकारियों के साथ जो बैठक ले रहे थे, उस बैठक में किस अंदाज में नजर आए। फिर मैं आपको दिल्ली दरबार की एक खबर भी अपनी जनता को, अपने तमाम दर्शकों को बताऊंगा। जी, हमारा बाल क्यों ऊंचा जा रहा है भाई? हमारी हाल ही में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने, मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहां आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूं
कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया तो सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। देखिए क्या कह दिया उन्होंने। अभी कहने की हिम्मत कहां से है? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है। लगभग हर सप्ताह वो दिल्ली दरबार आते हैं, त्रस्त है पूरी तरह से। उनके खुद के अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आदेश देते हैं वो आदेश लागू नहीं होते हैं। अरे ब्रजेश पाठक तो भुक्तभोगी है, अपने एक सीएमओ को बचा नहीं पाए और बाद में उसको चार्ज नहीं दिला पाए। आपके सामने कितना बड़ा इशू हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सस्पेंड करने के लिए लेटर लिख दिया। वो कुछ कह, मतलब जिस विभाग का अधिकारी है उससे तो सलाह मशविरा करोगे। अरे आप किसी चैनल में एडिटर हैं, तुम ऑनर वाले ही किसी को हटाना चाहे तो वो आपको लिखेगा भाई उसकी जरा कार्यकलाप देखो, हमें ठीक नहीं नजर आ रहा है, कि वो लिख देगा कि सस्पेंड किया जाता है। एक बड़ा दिलचस्प आपने एक छेड़ ही दिया तो मैं बता देता हूं कि मुझे एक चैनल को चलाने का भी मौका मिला संपादक के तौर पर, और बड़ी दिलचस्प कहानी थी कि आजकल मालिक भी अजब गजब टाइप के आ गए हैं, क्योंकि कई सारे लोग आ जा रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा कार्यकाल था, एक छोटा सा नियम मैंने बनाया था कि जो मालिक है वो न्यूज रूम में नहीं आएंगे। लेकिन न्यूज रूम में उन्होंने हस्तक्षेप किया, एक जूनियर बच्चे को सीधे आदेश दिया, मैं वहां से इस्तीफा देकर निकल गया। तो खैर ये एक लंबी कहानी, मेरी व्यक्तिगत कहानी है। अब मैं वापस आता हूं इस पे। आपने जो एग्जाम्पल दिया, ब्रजेश पाठक को केशव प्रसाद मौर्य हो, छोटे मोटे नेता नहीं है, डिप्टी सीएम है, दिल्ली दरबार का हाथ है, हर सप्ताह दिल्ली आते हैं। प्रधानमंत्री से कभी कभार मुलाकात होती है, लेकिन गृह मंत्री से तो आमतौर पर जब भी दिल्ली आते हैं इनकी मुलाकात हो जाती है। कभी कभी फोटो रिलीज की जाती है, कभी कभी फोटो रिलीज नहीं की जाती। कई बार मुलाकात की खबरें आती हैं, कई बार मीडिया को भी नहीं पता लग पाता कि वो दिल्ली आए और अमित शाह से मिलकर चले गए। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की, नहीं बोल पाए। तमाम मंत्री त्रस्त है अधिकारियों से, कोई नहीं बोल पा रहा है। नंदी साहब की खबरें किस तरह से निकल के सामने आ रही है कि वो अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कैबिनेट की बैठक में तकरार हो गई। और एक सहयोगी दल है, अपना दल, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री है, उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि एक अधिकारी मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी जान को भी खतरा है, पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगा दिए। सब कुछ दबता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एके शर्मा का बोलने का मतलब है नरेंद्र मोदी का बोलना। एके शर्मा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के आदमी है। और मैंने कहा कि पहले मोहरे को निपटा दिया। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जगदीप धनखड़ साहब लॉबिंग कर रहे थे, उनको बड़े करीने से निपटा दिया गया। विदाई भाषण देने तक का मौका नहीं दिया गया, अपमानित करके हटा दिया गया। घर भी जल्दी खाली करवाने की तैयारी की जा रही है और पता नहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको टाइप 8 का नया सरकारी बंगला मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें कई तरह के सवाल हैं। और जिस तरह से मैं साफ कह रहा हूं कि अपमानित करके हटाया गया, तो मोहरे को हटा दिया। अब योगी आदित्यनाथ पे नजर आ, अब योगी आदित्यनाथ को एके शर्मा के जरिए नसीहत दे दी गई है, अधिकारियों को मैसेज दे दिया गया है कि अब माहौल बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, महाराज जी जाने वाले हैं। और ये मैसेज सीधा सीधा दे दिया गया है कि अब या तो आप विदाई ले लो, इस्तीफा देके दिल्ली दरबार आ जाओ, या फिर तैयार रहो। किस बात के लिए तैयार रहो? जो बात एके शर्मा ने कही या जो बात एके शर्मा से कहलवाई गई है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार में और भी मंत्री इसी तरह की बात कहते हुए नजर आएंगे। और बता दूं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में विधायकों का जो बहुमत है, अगर उनकी राय ले ली जाए, अगर निष्पक्ष ली जाए, वोट करवा लिया जाए, तो योगी आदित्यनाथ के साथ विधायकों का बहुमत नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पास विधायकों का समर्थन नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पे चिट्ठी साइन करवा ली गई थी ना, और उपराष्ट्रपति को बता दिया गया था, पूर्व उपराष्ट्रपति को, कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम आपको हटाने का प्रस्ताव लेके आएंगे, सांसदों का हस्ताक्षर हो चुका है। उसी तरह की एक शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। फिलहाल संदेशा पहुंचा दिया गया कि महाराज जी बहुत हो गया, आपने यूपी में मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, आपसे बड़ा, आपसे लंबे समय के कार्यकाल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा। आप 17 से 25 रह गए, 8 साल रह गए, अब बहुत हो गया, अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आ जाइए दिल्ली दरबार। और अगर अब भी आप लड़ने की हिमाकत करेंगे तो फिर आपको भी सामना करना पड़ेगा उस अपमानजनक परिस्थिति का जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के करीबी
पूर्व अधिकारी, वर्तमान नेता, योगी सरकार में मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने बता दिया है, शुरुआत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर जो IAS और IPS की लॉबी होती है ना, उनको भी ये संदेशा एक तरह से पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप जो बात बता रहे हैं उन सब चीजों के कई आपस में बातें जुड़ी हुई दिख रही हैं। इधर धनखड़ साहब की नाराजगी शुरू होती है, उधर योगी आदित्यनाथ अमित शाह की खासम खास ब्रजभूषण शरण को बुला लेते हैं। आज कल से पहले क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब दिल्ली दरबार का दबाव बढ़ रहा है। और शाम को उनका बेटा केशव प्रसाद मौर्य के घर चला जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना बाप की अनुमति के बेटा चला जाए, क्योंकि बाप ने ही उनका सब कुछ सिंहासन बना के तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कैसे अपने को बदले। अब इसी बानी ये देखने को मिली कि पिछले काफी समय से शिक्षा मित्र अनुदेशक और इन सब का काम चल रहा था, तो कल बेसिक शिक्षा मंत्री को बुला के उनसे भी बात की कि इनका निस्तारण करो। स्कूल मर्जर पर फंस चुके हैं और स्कूल मर्जर पर केंद्र सरकार फंसी पड़ी है। केंद्र सरकार को चलने नहीं दे रहे कि मंदिरालय दोगे या विद्यालय दोगे। सच ये है कि कुछ अधिकारी और कुछ मीडिया सलाहकारों ने योगी जी का भट्टा बिठा दिया, नीचे की बात ऊपर तक जाने ही नहीं दी। इस बार आपने देखा कांवड़ का प्रकोप पहले जैसा नहीं था। इस बार वो भीड़ नहीं थी, इस बार वो उल्लास नहीं था। नेम प्लेट नहीं, कुछ भी लगवा दो, जब उल्लास ही नहीं है प्रोग्रामिंग में तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या इसके बावजूद जो उन्होंने लिखा ये एक्स पर, जी हां, हमेशा की तरह आज फिर से हमने साफ कर दिया है कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, उसकी सेवा जीवन लक्ष्य है। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग प्रार्थनीय है। भैया आपके सहयोग मांग रहे हो, सेवा ये मुख्यमंत्री का काम है। आप बिजली दे नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें मालूम है कि हम ये बनिया की दुकान नहीं है, हम सरकार है और हम एक आदमी ने पैसे नहीं जमा किए तो पूरे गांव की लाइट नहीं काट सकते। ये आज दर्द मालूम पड़ा 3.5 वर्ष बाद। कुल मिला के बात यह है कि मामला बड़ा संदिग्ध है और इस संदिग्ध मामला में जो आप बता रहे हैं उसमें दम दिख रहा है, उसके प्रूफ दिख रहे हैं, तथ्य दिख रहे हैं। और क्या खबर है? देर रात एक खबर वायरल हो गई कि उनका आवाज सील कर दिया गया। हमने तत्काल आपको कॉल भी किया, बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर में PIB ने खंडन कर दिया। क्या उस बड़े चैनल का, मेरा तो YouTube अभी रोक दिया गया मिसलीडिंग खबर बता के, तो क्या इस मिसलीडिंग खबर पर उस चैनल का YouTube सस्पेंड होगा? क्या उस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उसे कोई पत्र लिखा जाएगा? सर सवाल तो बनेगा, पूछा भी जाएगा। तो क्या इकाई होगा सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी का, या फिर गाजे बाजे के साथ होगा? देखिए, जहां तक आपने चैनलों के गलत खबर की बात बताई ना, तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब पे कब्जा करवा चुके थे। तो वो कैसी यूट्यूब की पॉलिसी अभी हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कई तरह के झोल-झाल, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक जगदीप धनखड़ साहब की बात है, देखिए होता क्या है कि तकनीकी पहलुओं को लोग नहीं समझते हैं। जगदीप धनखड़ साहब के पास तकनीकी रूप से 2 पद थे। पद तो एक ही था, लेकिन वो पद 2 थे। उपराष्ट्रपति वो चुने गए थे और उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो 2 कार्यालय हैं। एक तो उपराष्ट्रपति सचिवालय है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है, जो उनको नया आवास मिला था, जो नया लुटियन जोन में बना है मोदी साहब की योजना के तहत, उस आवास में ही उनका उपराष्ट्रपति का सचिवालय काम करता है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय काम करता है। तो आवास और कार्यालय दोनों साथ-साथ है। एक होता है राज्यसभा सचिवालय। राज्यसभा सचिवालय का जो ऑफिस है वो संसद भवन परिसर के अंदर है। तो जो ऑफिस सील करने की बात आ रही थी, सील नहीं किया गया था, ऑफिस एक तरह से बंद किया गया था। और वो इसलिए भी बंद किया गया था कि अब जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति नहीं है, तो राज्यसभा के सभापति भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, तो राज्यसभा सचिवालय के अपने कार्यालय में जा नहीं सकते।
अब कायदे से राज्यसभा का तकनीकी रूप से कोई सभापति भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के सभापति का जो ऑफिस होगा उसको लॉक कर दिया जाएगा। जो नया सभापति, जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे उनके समय खोला जाएगा। एक और बात थी कि उन्होंने तमाम अपने रिश्तेदारों को उपराष्ट्रपति सचिवालय में तैनात कर दिया था और वो राज्यसभा सचिवालय में भी बैठते थे। सोशल मीडिया की एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम उन्होंने तैयार कर दी थी, तो उन सबको जाने को कह दिया गया। यहां तक सच है, लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि उन पर दबाव पड़ रहा है कि जल्द से जल्द वो अपना आवास भी खाली करके चले जाए और इसके लिए कई अलग-अलग तरीकों से दबाव डाला जा रहा है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ की टीम के लोग जब तक उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हुए घूम रहे थे, भाजपा आलाकमान खासतौर से अमित शाह नाराज थे, लेकिन बहुत ज्यादा वो मान के चल रहे थे कि ठीक है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जब देश भर में जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे, यहाँ तक कि गुजरात विधानसभा चुनाव के समय भी गए, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, झारखंड गए, वहां उनकी टीम पहले से तैयार रहती थी योगी करने के लिए। अब महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, तो लखनऊ से खबर निकल के सामने आ गई कि महाराज जी ने इतनी रैलियां करी, इतने विधानसभा जीते, ये स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन झारखंड में हार गए तो उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है कि वहां महाराज ने कितनी सभाएं की और कितना हार गए। तो वो एक प्रक्षेपण तैयार किया जा रहा था। टाइम मैगजीन में फ्रंट पेज पे योगी आदित्यनाथ छपे या छपवाए गए, ये हमारे तमाम दर्शक जानते हैं। वहां तक भी ठीक था, लेकिन जिस दिन उन्होंने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, जो समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, जगदीप धनखड़ साहब काम पर लगा दिया कि जाइए दिल्ली दरबार में मेरे लिए लॉबिंग कीजिए, मैं आऊंगा तो आपके भविष्य का ध्यान रखूंगा, यानी राष्ट्रपति भवन जाने का जो आपका सपना है उसका ध्यान रखूंगा। जब दिल्ली दरबार में लॉबिंग शुरू हो गई, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कान खड़े हो गए। पहले धनखड़ साहब को निपटाया गया और अब ए.के. शर्मा के जरिए योगी आदित्यनाथ को संदेशा भिजवा दिया गया कि अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से चला गया है और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है उसको छोड़कर आइए, यहाँ कैबिनेट मंत्री बनिए और अगर अब भी आप जिद करेंगे तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, या तो आपकी विदाई होगी, आपका इस्तीफा होगा या फिर यलगार होगा, और वो यलगार नए तरीके का यलगार होगा। चलिए संतोष जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को। देखते हैं और जैसे ही और अपडेट हमारे पास आएगी या और कोई बड़ी खबर आएगी, हम संतोष सर के साथ लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। आभार और धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार तमाम दर्शकों को।